नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सहायता सहपाठी में। साथियों, आज मैं निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो मिस्टर हुबर्ट। हुबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यही हैं? हुबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी गढ़वा लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हुबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसीलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडियों से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडियों पर ढेर लगाते जाते थे। हुबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बाहर निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मन फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हुबर्ट की सांस चढ़ गई और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाएं ओर मुड़े तो लतिका हुबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ से ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गालों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़कों का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरते हुए मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों पर जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन का एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता था, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों की खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से हुबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आप कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हुबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हुबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था? वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है? हुबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हुबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हुबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो नहीं झूठ बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया था। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियाँ काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर हुबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरे ओर मिलिट्री की ट्रक कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। हुबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर हुबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घेराया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर हुबर्ट। तब तो मैं बहुत छोटी थी ना।
न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब मीनार पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था, जैसे चलते हुए आदमी के चाबी भरे खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियाँ फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे, जिन उनकी छाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुँचते पहुँचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरंज के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक जाने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस में एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर रात तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हुबर्ट। कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटे हुए हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल फिर आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आ पाएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है, छुट्टियाँ ख़त्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हुबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हो गई। लतिका ने देखा कि हुबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर हुबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हुबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया। लतिका हुबर्ट के भारी स्वर से चौंक गई। क्या बात है मिस्टर हुबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई हुबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। हुबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधों पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो हुबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर हुबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोस पगडंडियों पत्तों छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसे हुए पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज के बीच को उसमें काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से जलती हुई दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों के बीच पेड़ों की गुथी हुई छावों के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी की ओर जाता था, जहाँ पहाड़ की गोद में शकरपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे सिगार पीते रहे। डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड ने एक अलमस्त नशे की तरह धीरे से फैलती जाती हैं। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहर को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक मकान ताश के पत्ते की तरह गिर जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसा अवसर देखने में बहुत कम आता है। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत
जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस वर्मा नहीं जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गया। उसकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने में क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में थे तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहोगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था तो कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी भी उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती, जो पीछे भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्च श्रृंख, लापरवाह और सनकी समझती रही हैं। किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, या उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसीलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सिलाइयाँ निकाली और फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस में प्यालों से कॉफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, काफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हों। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिंगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चप्पल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खिंचता चला जाता था। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने के लिए झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे पर बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उब कर हवा में दो चार निरुद्देश चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाज़ें निर्वता के हल्के जीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मुख लहरों सी हवा में तिरती हैं, मानो कोई दबे पांव झाँक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बावेर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था? मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि वो कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर हुबर्ट पियानो पर सोपर का नॉकटर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों में अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों में कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की आगे गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उकड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी।
कौन है यहाँ? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे। उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव गिराया। अच्छा जाओ, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने के लिए उद्यत हुई, फिर बिना कुछ चुपचाप कहे वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही। जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब क्या मैं किसी खुसर बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभव से, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। या एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा रहती है, एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती हैं। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था। जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो, वह आंखें मूंदे सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिजा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुख स्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद कर रही है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया है मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब कोई खोई हुई चीज़ याद रहती थी, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसे दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर गलान होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए आधमिटे अक्षर लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट? तितलियां झिंगुर जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छाँवों में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता है, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास में अपने पैरों को बोसता हुआ कोई रेंग रहा है। झाड़ियों के झुरमुट में पैरों को फड़फड़ाता हुआ झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने पर गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चीत्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा था। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। अपने संग वे अजीब वो गरीब चीज़ें लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंखों को बालों में लगाए हुए थे, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिस्त भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज में
मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फर्लांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई एक ही खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी काफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए थे डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड के पास बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूँछों के कानों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफ़ी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बाज के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। उन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की टोह में निस्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर हुबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि हुबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसने अपनी यह गंभीरता आरुजिका लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें। इससे कम से कम उन कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हुबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। हुबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसीलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका भी सड़क पर अंधेरे में छाया से चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर हुबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की माध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते सी काँप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ी के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देख रहे। लतिका को याद हो आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उठते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वाह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले सुरों और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा है। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसीलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटी जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद की बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो हुबर्ट साहब की तमीरदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तरे से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधों पर लटकते हुए मैले कुचले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशे की गर्द पोंछने लगा।
लतिका की अंधमुंदी आंखें खुल गई। क्या हुबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। गर्म पानी करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हुबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियां प्रश्नों भर पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आँख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन भर के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज़ का उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक से हवा में कांपते पर्दों की छाया हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगल पर हुबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बाँह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने कंधे में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। हुबर्ट, हुबर्ट। डॉक्टर ने हुबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हुबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। हिचकी की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। हुबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली हो गई होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लैन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। हुबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। हुबर्ट प्लीज़, प्लीज़। डॉक्टर ने हुबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन अ बैक लैन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। हुबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हुबर्ट सासा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक आवाज़ हवा में गूंजती रही। हुबर्ट! डॉक्टर को एकदम हुबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर उस अपने गुस्से पर ही उसे खीज सी हो आई और वह हुबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है हुबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हुबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की तरह कतरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। हुबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हुबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर हुबर्ट की टाई उतारने लगा तो हुबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हुबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हुबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हुबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हुबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु हुबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती, तब उसके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती।
आपको मिस्टर हुबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं ना पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ गरीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झिंगुर का अनवरत शोर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हुबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, और मिस्टर हुबर्ट उसे जानना चाहिए था, लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया, और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता था कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया हो जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी मिल भी नहीं पाएगा। या तो आपको फादर अलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उसका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग पर सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कुहरा सिहर उड़ता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामान, जो पुरानी कॉपियाँ, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर से चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली सी रेखा दरवाजे के बाहर खिंचाई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।